ठीक है। अब जो सेकंड नंबर पे आता है वो हमारे पास आता है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल के अंदर क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी है। भाई CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्या नेसेसरी है, वाटर नेसेसरी है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। ये चार चीज हमारे पास क्या है बेटा, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये हमारे पास क्या है बेटा, चार रॉ मटेरियल है जो बेसिकली रिक्वायर्ड है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस को ये मान के चलना, फोटोसिंथेसिस से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नोट कर लेना, फोटोसिंथेसिस से आपका क्वेश्चन आएगा। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल से क्वेश्चन पूछ ले आपको, चाहे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन से पूछ ले, चाहे आपको किससे पूछ ले, फोटोसिंथेसिस की जो ओवरऑल इक्वेशन है उससे आपको क्वेश्चन पूछ ले। बंद कर दिए वो क्या नाम से, वो नेट कनेक्ट ना हो यार, बोले कोई सो गया वाईफाई। हाँ भाई तो दिक्कत से फोन पे कर लो, फोन में अब वही फोन के ऊपर कितनी देर चल रहा, फोन को नेट खत्म हो जाएगा थोड़ा सी देर में। कोई ना वैसे कर दियो, वैसे रिकॉर्डिंग बाद के अंदर हो जाएगा ना, कोई समस्या नहीं। अब देखो नेक्स्ट, देखो रॉ मटेरियल जो है रिक्वायर्ड है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है बेटा कि हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के। देखो ध्यान से एक बार, देखो एक बार ध्यान से बेटा, ये इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के, पता है किस किस को पता है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्या है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है किससे, क्लोरोफिल से। सबसे पहले क्या हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है किसके हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। सेकंड नंबर पे क्या होता है बताना, एनर्जी कन्वर्ट, सोलर एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। तीसरा कौन सा इवेंट है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 जो है वो किसमें, C6H12O6 में, मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गई। फोर्थ नंबर पे क्या है भाई, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, स्प्लिट हो गए किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। भाई वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास H2O जो है वो क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, और स्प्लिट होके किसमें, ऑक्सीजन में। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में। ये हमारे पास चार क्या है, इवेंट है किसके, फोटोसिंथेसिस के। आपको फोटोसिंथेसिस के इवेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इवेंट के अंदर ध्यान रखना, समझ लो एक चीज को, इवेंट का मतलब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रीन लीव्स होती है उनके अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट सबसे पहले क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एब्जॉर्ब हो गई क्लोरोफिल पिगमेंट में। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, जो सोलर एनर्जी जो होगी, जो सनलाइट आ रही है वो क्या है, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो गई। उसके बाद क्या होगा, जो CO2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। और हमारे पास H2O है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्प्लिट हो गया वाटर किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनके स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं किसमें, डे टाइम में। किसमें, डे टाइम में। ओपन होते हैं कब, नाइट टाइम में। तो फिर उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है बताइए। वो क्या करते हैं, देखिए एक बार ध्यान से, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक साइकिल चलती है, कैम साइकिल। कौन सी साइकिल चलती है बेटा, कैम साइकिल। कैम साइकिल्स के अंदर क्या होता है कि नाइट के टाइम में वो क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म एक इसके फुल फॉर्म है। कैम साइकिल के अंदर होता क्या है कि नाइट के टाइम में ये क्या करते हैं, CO2 को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। डे टाइम में इनका स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जो नाइट के टाइम में जो CO2 इन्होंने स्टोर की, उस CO2 को फिर ये डे टाइम में किसके अंदर यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि अगर डे टाइम में वहां पे क्या हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गए, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाटर का एक्सेस लॉस हो जाएगा। और एक्सेस लॉस हो गया वाटर का, वाटर की नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए ही ये ध्यान रखना, जो
जो भी डेजर्ट के प्लांट होते हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो डेजर्ट का, जो डेजर्ट के अंदर ग्रो होता है, उन सभी के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो डे टाइम में क्या रहता है बेटा, क्लोज रहता है, और नाइट टाइम में क्या होता है, ओपन होता है। नाइट में जब वो ओपन होगा तो वो क्या स्टोर करेगा, CO2 को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब जो ये CO2 को जो स्टोर करता है, फिर ये डे टाइम में CO2 को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये एक तरीके का यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डेजर्ट प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में क्लोज रहते हैं और नाइट टाइम में ओपन होते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है। या आपको दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जबकि उनके स्टोमेटा तो दिन में क्लोज रहते हैं। तो स्टोमेटा किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। तो इसलिए डेजर्ट प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है, बताइए एक बार ध्यान से। गार्ड सेल। स्टोमेटा ओपन कब होगा, जब वाटर लॉस करना होगा, मतलब प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई बढ़ जाएगी जब स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। और जैसे ही वाटर लॉस होगा स्टोमेटा क्या हो जाएगा, दोबारा से क्लोज हो जाएगा। मतलब स्टोमेटा स्वेल अप कब होता है, जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और स्टोमेटा श्रिंक कब होता है, जब वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो श्रिंक हो जाता है। जब ज्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। तो आपको यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं। किसको, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करते हैं, गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं। दूसरे नंबर पे आपको यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई जो स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल होते हैं वो श्रिंक कब होंगे और स्वेल अप कब होंगे। तो स्वेल अप कब होंगे, जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। श्रिंक कब होंगे, जब वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी। अब आपको यहां से क्वेश्चन, स्टोमेटा की लोकेशन कहां पे होती है लीफ में, बताइए। लीफ के नीचे, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। बेटा लीफ का जो लोअर सरफेस है वहां पे स्टोमेटा की पोजीशन होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, ठीक है, मोस्टली आपको डायग्राम भी बनवा के दे रखा है आपको, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो एक बार समझ लीजिए। देखिए ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके का एक डायग्राम होता है, ठीक है। ये मतलब स्टोमेट मतलब जो हमारे पास लीफ है उसका TS है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, लीफ का TS है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब ये लीफ का जो TS है इस तरीके से, ये तो जो सबसे बाहर की ओर है ये है बेटा, ऊपर की तरफ है, ये है अपर एपिडर्मिस। कौन सा है, अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस पे एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूटिकल। और इसके नीचे इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं बेटा, पेलिसेड। कौन से बोलते हैं, पेलिसेड। और पेलिसेड के नीचे कुछ जगह छोड़ के इस तरीके से हमारे पास कौन से होते हैं बेटा, स्पोंगी। कौन से होते हैं, स्पोंगी। और उसके बाद नीचे फिर ये कौन सी, लोअर एपिडर्मिस। कौन सी होती है, लोअर एपिडर्मिस। लेकिन ये ध्यान रखना, इस लोअर एपिडर्मिस में इस तरीके के क्या होते हैं, गैप होते हैं। यहां पे क्या होता है बेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो आपको कभी इसके लेबलिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ का जो नीचे का सरफेस होता है वहां पे स्टोमेटा बेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं ये नीचे की तरफ हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब आपको यहाँ पे ये डायग्राम दे दिया जाए और आपको ये पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, पेलिसेड में। कौन से में होता है, पेलिसेड में। पेलिसेड जो है यहाँ पे आपको क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस में होता है, पेलिसेड में होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई पेलिसेड जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेबलिंग भी पूछ लेते हैं, लेबलिंग ध्यान रखना बेटा, अपर एपिडर्मिस, पेलिसेड, उसके अलावा स्पोंगी, और नीचे क्या है, लोअर एपिडर्मिस। लेकिन इस लोअर एपिडर्मिस में इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे बेटा, छोटे छोटे क्या मिलेगा आपको,
गैप मिलेंगे। इस गैप के बेसिस के ऊपर आप ये कह सकते हो कि इन गैप को क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। मतलब इनके थ्रू गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान से। अच्छा ये बताइए, फोटोसिंथेसिस जो है वो कैटाबोलिक प्रोसेस है कि एनाबोलिक प्रोसेस है? कैटाबोलिक एनाबोलिक पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। देखो एक बार ध्यान से, फोटोसिंथेसिस जो है ना बेटा, वो एक कैसी प्रोसेस है, एनाबोलिक। कैसी प्रोसेस है, एनाबोलिक। और रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है बेटा, कैटाबोलिक। कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक। रेस्पिरेशन हमारे पास कैटाबोलिक है और फोटोसिंथेसिस हमारे पास कैसी प्रोसेस है, एनाबोलिक। एनाबोलिक और कैटाबोलिक में क्या डिफरेंस है, समझिए एक बार। एनाबोलिक क्या होती है बेटा, एनाबोलिक का मतलब क्या होता है, एनाबोलिक का मतलब ये होता है कि जब भी हम छोटे छोटे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको यूज करके और हम कोई एक प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या है भाई, CO2 यूज हो रही है और क्या यूज हो रहा है, H2O यूज हो रहा है। उसके अलावा क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। उससे क्या बन रहा है, हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6। तो ये कैसी प्रोसेस है, एनाबोलिक। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन किसका, फूड का। भाई जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बना या ग्लूकोज जो भी हमारे पास बना, उसके ब्रेकडाउन जब होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैटाबोलिक। तो एनाबोलिक के अंदर प्रोडक्ट बनता है, कैटाबोलिक के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है, टूटता है। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई सबको? ठीक है, तो ये एक बार ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास एनाबोलिक है और रेस्पिरेशन हमारे पास कैसा प्रोसेस है बेटा, कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, स्टोमेटा का डायग्राम जो है उसको अच्छे से करके जाना है। स्टोमेटा का जो डायग्राम है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार स्टोमेटा के डायग्राम से। ठीक है, अब जो हमारे पास आता है बेटा वो ये आता है हमारे पास, देखिए ध्यान से, फेज है हमारे पास किसकी, फोटोसिंथेसिस की। किसकी फेज है बेटा, फोटोसिंथेसिस की हमारे पास फेज है। एक है बेटा लाइट और एक है कौन सी, डार्क। पढ़िए लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज का मतलब क्या होता है बेटा, जो डे टाइम में हो रही है, ठीक है। डार्क फेज का मतलब जो सनलाइट के एब्सेंस में हो रही है। आप कभी भी डार्क फेज को ये मत सोचना कि डार्क फेज का मतलब ये होता है अब जैसे वायदा हुए सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी फेज चलेगी, डार्क फेज। जैसे ही सनलाइट प्रेजेंट होगी कौन सी फेज चलेगी, लाइट फेज। अब आपको क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के बारे में देखना है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम होता है बेटा, देखिए एक बार ध्यान से। ये दो मेम्ब्रेन होती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहां पे क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से स्टाक्स के अंदर, इस तरीके से स्टाक्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, थाइलेकोइड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थाइलेकोइड स्टाक्स में प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेना। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ग्रेना। ग्रेना क्या है बेटा, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की साइट क्या है बेटा, ग्रेना है। और इसके अंदर जो ये पूरा एरिया है ना, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है इसके अंदर और भी ग्रेना प्रेजेंट है। और जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं क्या बेटा, स्ट्रोमा। तो साइट फॉर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, ठीक है, साइट फॉर लाइट रिएक्शन ग्रेना। अब डार्क रिएक्शन जो है ये होता कब है, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। ये क्या यूज करता है, जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बने हैं उन्हीं प्रोडक्ट को ये डार्क रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो ये ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, आपको क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि डार्क रिएक्शन जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से एरिया में होते हैं, तो लाइट रिएक्शन होते हैं बेटा ग्रेना में, डार्क रिएक्शन होते हैं किसमें बेटा, स्ट्रोमा में। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके अंदर, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे बाइनरी फिजन से आए आपका अमीबा का, चाहे आपका आए किससे, न्यूट्रिशन से। अमीबा कौन से प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन मतलब फूड जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू कैप्चर करता है, बताइए भाई। सूडोपोडिया तो स्ट्रक्चर हो गया बेटा, प्रोसेस का नाम बताइए। स्ट्रक्चर ठीक है, बिल्कुल सही है। सूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो अमीबा जो होता है वो फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है।
फैगोसाइटोसिस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? फैगोसाइटोसिस। मोस्टली जितने भी यूनिसेलुलर, भाई जिसके पास भी अपनी कॉपी पेन लेके आए हो, कुछ लिख लो, उसके अंदर काम आ जाएगा। ये जो टॉपिक मैं बताते जा रहा हूँ, इसके अंदर कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं आती है, लिख लीजिए, अपना कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए साथ के साथ, ठीक है। लेते हुए चलिए। जतिन कहाँ है तेरी नोटबुक कॉपी पेन? कहाँ है? बैग तो लेके नहीं आया। देखिए ध्यान से एक बार, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है बेटा? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। ध्यान रखना, अमीबा की कभी भी कोई शेप नहीं होती। अमीबा हमेशा कैसा शेप का होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है अमीबा हमेशा, ये ध्यान रखना। अब अमीबा जैसे कि हमने अमीबा बना दिया बेटा, ठीक है। इस अमीबा के बाहर यहाँ पे क्या है? कोई फूड मटेरियल प्रेजेंट है। क्या है? कोई फूड मटेरियल प्रेजेंट है। इसके पास क्या होता है? इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, ठीक है। इससे ये क्या करेगा? इस फूड मटेरियल को क्या करेगा? इंजेस्ट करेगा। क्या करेगा? इंजेस्ट करेगा। फूड मटेरियल इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट करने के बाद ये फूड मटेरियल क्या हो गया? इसकी बॉडी के अंदर चला गया ये फूड मटेरियल। अब क्या होगा बेटा? डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, एसिमिलेशन होगा, और फिर उसके बाद रिमूव हो जाएगा ये प्रोडक्ट। और जब रिमूव होगा ये प्रोडक्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? जैसे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बेटा? इजेशन। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस बताइए फटाफट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन? ठीक है। एक्सक्रीशन और इजेशन, जतिन क्या है एक्सक्रीशन और इजेशन का मतलब? बता भाई फटाफट। सब में होता है, पढ़ा नहीं है तुमने? देखो ध्यान से बेटा, इजेशन का क्या मतलब होता है? जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट उसका रिमूवल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इजेशन। आपने जो भी फूड खाया बेटा, वो फूड क्या हो रहा है? उस फूड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी से क्या हो रहा है? इजेस्ट आउट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। यूरिन की फॉर्म में, या जो एक्सेस वाटर जो है हमारी बॉडी से, वो कैसे होता है? एक्सक्रीट आउट होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन और किससे होता है? पहला तो हो गया किडनी से एक्सक्रीशन, दूसरा किससे होता है? लंग्स से। लंग्स से क्या होती है? CO2 बाहर निकल रही है, वो एक क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए CO2, तो वो भी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। उसके अलावा क्या होता है बताइए एक बार? एक्सक्रीशन और किससे होता है? स्वेटिंग से। भाई स्वेटिंग होती है जब हमारी बॉडी में क्या होता है? एक्सेस में जो साल्ट वगैरह होता है वो क्या हो जाता है? हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये ध्यान रखना है, एक्सक्रीशन और इजेशन में ये डिफरेंस है। आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा? अब देखिए ध्यान से एक बार, ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। कौन से प्रोसेस से बेटा? फैगोसाइटोसिस। कौन से प्रोसेस से? फैगोसाइटोसिस। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? अमीबा जो होता है उस न्यूट्रिशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। पीछे रोहित क्या सोच रहे हैं? ध्यान दे ले यहाँ पे। सोचने में का टाइम नहीं है आप भाई, करके देखने का टाइम है, फटाफट करो। देखो अब ध्यान से एक बात होता है। अब ये हो गया हमारे पास न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसके अंदर बात करें बेटा? ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्या होता है बेटा? बक्कल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। उसके अलावा क्या होता है बेटा? फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होती है? ओशियोफेगस होती है। अगर ह्यूमन के हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज होती है बेटा? ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ओशियोफेगस। ओशियोफेगस किसको बोलते हैं? फूड पाइप को ओशियोफेगस बोलते हैं। ओशियोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद क्या बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या ह्यूमन बीइंग का, जो ह्यूमन बीइंग के पास दो ओपनिंग है। कितनी ओपनिंग है बेटा? दो ओपनिंग है। कौन सी? माउथ और एनस, ठीक है। माउथ से आप फूड इंजेस्ट करते हो और एनएस से फूड क्या करते हो? इजेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ओपनिंग होती है किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए एक बार ध्यान से, हमारे पास क्या आता है बेटा? हमारे पास जो एक क्वेश्चन आता है
टीथ, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला से। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेंटल फॉर्मूला से। डेंटल फॉर्मूला से क्या क्वेश्चन, क्या है डेंटल फॉर्मूला, बताना भाई धनंजय। 21 23 इन्फेंट का क्या है, 2103। मतलब इन्फेंट मतलब क्या होता है बेटा, देखो एक बार ध्यान से, मिल्क टीथ, ठीक है, इन्फेंट मतलब मिल्क टीथ। और ये किसमें होता है बेटा, अडल्ट में। क्या होते हैं बताइए, कितने कितने होते हैं, दो कौन से होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कितने होते हैं ये बताइए एक बार ध्यान से। इंसिजर 2, ये दो इंसिजर, एक क्या कैनाइन, दो क्या प्रीमोलर और तीन क्या मोलर। अब इनमें क्या एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। कौन से एब्सेंट होते हैं बेटा, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। ये ध्यान रखना, इनके अंदर क्या होता है 2103 और इनके अंदर 2123, मतलब अडल्ट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है 2123, ठीक है। इसको 2 से करोगे तो कितने होंगे टोटल, 32, ठीक है। आई कि नहीं आई बात समझ में, 32 होते हैं कि नहीं होते भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक तरीके से ये चीज नोट करके चलना, डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास अडल्ट का होता है 2123 और इन्फेंट का होता है 2103। आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए एक बार ध्यान से, एक यहां से क्वेश्चन आता है, टूथ डिके या टूथ प्लैग, इसका क्या मतलब है बेटा, टूथ डिके या टूथ प्लैग का मतलब एक तरीके से अगर हमारे जो टीथ होते हैं उनके अंदर होल्स टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, ब्रशिंग वगैरह नहीं करते तो होल वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, या किसी डिजीज वगैरह की वजह से, किसी इंफेक्शन वगैरह की वजह से, उसको बोलते हैं टूथ डिके। और टूथ प्लैग का मतलब होता है बेटा जब रेगुलर ब्रशिंग नहीं करते टीथ की तो टीथ की क्या हो जाती है, येलोइंग हो जाती है। आप इनसे कैसे प्रिवेंट रह सकते हैं, इन चीजों से आप कैसे प्रिवेंट रह सकते हैं, रेगुलर ब्रशिंग करके, ठीक है, हाइजीन की, टीथ की हाइजीन क्या करके मेंटेन करके। आई कि नहीं आई बात समझ में, इतना कर दोगे कि नहीं कर दोगे भाई, ठीक है, ज्यादा स्पीड तो नहीं है। नो सर, पता नहीं है भाई, जतिन का कहते थोड़ी देर में सर ये क्या पढ़ा दिया समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है भाई, अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं है बात करने गए वहां पे। ये सर जी वीडियो बनानी चाहिए, जो तीन वाली बात, ये तो सारी आएगी। देखो एक बार ध्यान से भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो आता है बेटा, हमारे एक क्वेश्चन आता है, देखिए एक बार ध्यान से, अरे सुन लो सब ध्यान से, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बेटा ग्लैंड से। किससे क्वेश्चन आते हैं, ग्लैंड से। कितने, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, अरे डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहा हूँ महाराज। सैलिवरी ग्लैंड, सबसे पहला ग्लैंड कौन सा है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास सबसे पहला। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या है बेटा, कौन सा रिलीज होता है, सलाइवा। क्या लोकेशन है सलाइवरी ग्लैंड की, बक्कल कैविटी। क्या लोकेशन है बेटा, बक्कल कैविटी। इसके अंदर कौन सा रिलीज होता है, किसकी डाइजेशन करता है, स्टार्च की। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, सलाइवरी अमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ठीक है, उनके डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब यहां से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि आप ये प्रूव करके बताइए कि सलाइवा इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कैसे बताइए, आपको एक एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आएगा बेटा, चाहे वो फोटोसिंथेसिस से आए, चाहे आपका सलाइवा के टेस्टिंग से आए, किसी से आए, एक क्वेश्चन आएगा। कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, बताओ भाई, किस किस को पता है, पता है किसी को, देखिए ध्यान से एक बात। अरे सलाइवा जो होता है वो नेसेसरी होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए। आप पता कैसे प्रूव करेगा ये कि सलाइवा नेसेसरी होता है, आयोडीन से तो बेटा उसको चेक कर सकते हैं हम, आयोडीन से तो स्टार्च की प्रेजेंस को चेक कर सकते हो आप कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको कह दिया कि भाई स्टार्च बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आप आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप करके बता सकते हो, उसका ब्लू ब्लैक कलर हो गया, मतलब उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है,
ठीक है, उसके अंदर वो एक तरीके से स्टार्च प्रेजेंट है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली? 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब लेके आयोडीन को भी, यहाँ पे आयोडीन का भी रोल आएगा, अभी बताता हूं। पहले आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया? कार्बोहाइड्रेट डाल दिया या स्टार्च डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब ए के अंदर। अरे नमन सीधा बैठ जा। सेकंड नंबर पे है हमारे पास बी टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर भी आपने क्या डाल दिया बेटा? स्टार्च डाल दिया। 2 टेस्ट ट्यूब लिए आपने डाल दिया स्टार्च दोनों में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसके अंदर? पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया? स्लाइवा मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया? स्लाइवा मिक्स कर दिया। अब स्लाइवा क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा किसको? ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। इसके अंदर आपने ऐड नहीं किया। बाद में आपने आयोडीन सॉल्यूशन से चेक किया दोनों को, किसको? इसको भी और इसको भी। किसके अंदर कलर चेंज होगा और किसके अंदर नहीं होगा? ए के अंदर नहीं होगा, बी के अंदर होगा। ए के अंदर नहीं होगा और बी के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि बी के अंदर क्या है? स्लाइवा नहीं गया, इसलिए यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्या नहीं हुआ? डाइजेशन नहीं हुआ। आई कि नहीं आई बात समझ में? बेटा एक्सपेरिमेंट से आप ये मान के चलिए एक क्वेश्चन आएगा। फोटोसिंथेसिस का तो पता है ना एक्सपेरिमेंट सबको। फोटोसिंथेसिस में क्या है भाई? आप एक प्लांट लीजिए, उस प्लांट को आप कितने 24 घंटे या 72 घंटे या 48 घंटे जितनी भी देर, ठीक है, आप उसको किस में रख दीजिए? डार्क में रख दीजिए, किसी भी डार्क रूम में, ताकि उसके अंदर जितनी भी स्टार्च है वो सारी क्या हो जाए? यूज हो जाए। उसके बाद आप उसको क्या कर दीजिए? कोई भी एक पेपर फॉइल लेके आप लीफ का हाफ पार्ट को क्या कर दीजिए? कवर कर दीजिए और उसके बाद आप उसको रख दीजिए किसके अंदर बेटा? ओपन सरफेस में, ठीक है। ओपन सरफेस के अंदर आप रख दीजिए एक दिन के लिए, 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए आप ओपन सरफेस के अंदर रख दे उसको सनलाइट में। उसके बाद आप उसकी लीफ को क्या कर लो? प्लग कर लो। प्लग करने के बाद लीफ को आप जब आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे उस एल्युमिनियम फॉइल को हटा के, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पार्ट हमने कवर कर दिया था उसका कलर चेंज नहीं होगा, और जिस पार्ट को हमने कवर नहीं किया उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब वहां पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रही है और उस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। आई कि नहीं आई बात समझ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 एक्सपेरिमेंट आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड से हो गया हमारे पास। सेकंड नंबर पे कौन सा ग्लैंड है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए ध्यान से, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl, म्यूकस, पेप्सिन, ठीक है। और ये अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ध्यान रखना है एक बार आपको। देखिए एक बार, HCl और म्यूकस, इन दोनों का क्या रोल होता है? अरे देखो एक बार ध्यान से, HCl और म्यूकस का क्या रोल होता है? HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए? पेप्सिन के लिए, ठीक है। और म्यूकस जो है वो क्या करता है? सर लाइनिंग होती है दोनों तरीके, ठीक है। म्यूकस जो है उसका क्या काम होता है? जो स्टोमक की वाल जो है उसको प्रिवेंट करता है किससे? खड़ा हो जा भाई, इधर बैठ जा, इधर बैठ, यहाँ बैठ जा, हाँ बस खड़ा हो जा। तू भी नमन आगे आ जा, फर्स्ट बेंच पे। देखिए ध्यान से एक बार, HCl जो है ये क्या करता है बेटा? HCl एक तरीके से पहला तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, दूसरा जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो भी मटेरियल रहता है, जो भी मतलब बैक्टीरिया, जो भी इंफेक्शियस मटेरियल रहता है उनको किल करता है HCl। म्यूकस क्या करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस से सुन लो सब ध्यान से, म्यूकस से क्या क्वेश्चन आता है कि हाउ म्यूकस हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द स्टोमक वॉल। म्यूकस जो होता है उसका क्या रोल है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर? म्यूकस का क्या रोल है? डाइजेस्टिव ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेट होता है, क्या रोल है म्यूकस का? इट प्रिवेंट द वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द HCl। जो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? स्टोमक की वॉल को एसिडिक इफेक्ट से, किसके एसिडिक इफेक्ट से? HCl के एसिडिक इफेक्ट से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको यही क्वेश्चन आज दे देता हूं, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन। हाउ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए। अभी कार्बोहाइड्रेट तो अमाइलेज से, कार्बोहाइड्रेट स्लाइवरी अमाइलेज से, प्रोटीन पेप्सिन और रेनिन पेप्सिन जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास बच गया फैट, लाइपेज। फैट किससे? लाइपेज से, ठीक है। और इसको फैट का जो डाइजेशन होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का ये मतलब है कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं। जैसे आपको दे दिया, देखो एक बार एक एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स दे रखा है बेटा कि ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, टूट रहा है। इस प्रोसेस का नाम पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? इस प्रोसेस का नाम पूछ रखा है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का क्या बेटा? इमल्सिफिकेशन। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? ठीक है, तो आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है इंपोर्टेंट बेटा, म्यूकस से क्वेश्चन आ सकता है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन म्यूकस से आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको किससे आ सकता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नोट कर लेना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। बेटा इन तीनों से एक क्वेश्चन आपको आएगा, और हो सकता है तीनों में से, तीनों का ही पूछ ले। जैसे आपको पूछ लिया आओ कार्बोहाइड्रेट, तो आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय द स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया बेटा हाउ फैट इज डाइजेस्टेड, तो फैट किससे बेटा? लाइपेज से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तीसरा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ प्रोटीन इज डाइजेस्टेड, तो प्रोटीन किससे बेटा? ट्रिप्सिन से और पेप्सिन से, इनसे प्रोटीन क्या होती है? डाइजेस्ट होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है लीवर। लीवर से पहला क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट यही बनता है। क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है लीवर से? बताइए एक बार ध्यान से। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा है? लीवर। लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। किसमें हेल्प करता है? बाइल जूस किसमें हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। बाइल जूस कहां पे स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस सीक्रेट किससे होता है? लीवर से। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। भाई गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है। रिलीज कहां से होता है? लीवर से होता है। किसमें हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा ये टॉपिक? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ग्लैंड से बेसिकली यही क्वेश्चन आएंगे। ग्लैंड से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता ग्लैंड से। ठीक है, लीवर वगैरह से पूछ सकता है आपको। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के आपको म्यूकस से पूछ सकता है, HCl का क्या रोल है, ठीक है, पेप्सिन का क्या रोल है, इनके रोल के बारे में आपको पूछ सकता है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो होता है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ध्यान से एक बार, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? अरे कॉपी पेन निकाल लो और लिख लिया करो भाई साथ के साथ। ठीक है, रख देते हो कॉपी पेन को तुरंत। देखो एक बार ध्यान से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा पाथवे ऑफ गैसेज एक्सचेंज। गैसेज एक्सचेंज का जो पाथवे है या गैसेज जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो कहां से कहां जाती है? तो बताइए एक बार क्या पाथवे है गैसेज का जो आप इनहेल करते हो? तो नोस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, ठीक है, उसके बाद किसमें? फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से किसमें? ब्रोंची, ब्रोंची से ब्रोंचियल्स, ब्रोंचियल्स से एल्वेओलाई, और एल्वेओलाई से किसमें बेटा? हमारे ब्लड के अंदर। एल्वेओलाई क्या करती है? क्या है एल्वेओलाई? बताइए एक बार। सर वो एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वेओलाई एक स्ट्रक्चर है जो किसमें हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैस के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। एल्वेओलाई किसमें हेल्प करता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वेओलाई क्या करता है? हेल्प करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से लेरिंग्स से। किससे क्वेश्चन आता है? लेरिंग्स से। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं बेटा? साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। ये किसको बोलते हैं बेटा? लेरिंग्स को बोलते हैं। ठीक है, अब इसको साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्या होता है इसके पास जो इसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं? दो वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं बेटा? दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? टू वोकल कॉर्ड्स। किसमें? लेरिंग्स में। जब आप बोलते हो तो इनहेल करते हो कि एक्सहेल करते हो? एक्सहेल करते हो। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और जब इनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा बेटा? साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है लेरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स। वाई?
तो आप क्या लिखोगे, लेरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स, या आपको कह सकता है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज साउंड बॉक्स, तो आप लिखोगे लेरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स बिकॉज इट कंटेन्स द टू वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन या ड्यूरिंग साउंड प्रोड्यूस या ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है, क्या होता है, देयर इज वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द टू वोकल कॉर्ड्स, इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, एंड हेंस साउंड इज प्रोड्यूस, और इसके क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आई कि नहीं आई बात समझ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है ट्रैकिया से, किससे क्वेश्चन आता है बेटा, ट्रैकिया। ट्रैकिया से। ट्रैकिया के अंदर क्या होती है बेटा, इनकम्प्लीट सीरिंग, कौन सी होती है, इन इनकम्प्लीट सीरिंग का क्या रोल होता है, बताइए भाई ध्यान से, कोलैप्सिंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द फूड पाइप, नहीं विंड पाइप, विंड पाइप और फूड पाइप बोल रहे, विंड पाइप और फूड पाइप ये इनकम्प्लीट किस लिए है, बताना एक बार, ये इनकम्प्लीट किस लिए है, किसको, विंड पाइप से, विंड पाइप को, फूड पाइप का नाम क्यों ले रहे हैं भाई, अगर फूड पाइप को ही, ये देखो ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है, दो पाइप है बेटा आगे पीछे, ये क्या करती है, इसको इनकम्प्लीट पूरी कवर नहीं करती, अगर पूरी कवर कर देती तो हम इसको कंप्लीट ही बोल देते ना भाई, पूरी अगर ये कवर करती तो इसको कंप्लीट ही बोल देते, ये क्या है, इनकम्प्लीट है, ये क्या करती है, इनकम्प्लीट रिंग है, कार्टिलेज रिंग है ये, इनकम्प्लीट सीरिंग मतलब इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग, ये क्या करती है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट इन द विंड पाइप, जब कोई एयर प्रेजेंट नहीं रहती विंड पाइप में तो उसको कोलैप्स को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। आई कि नहीं आई बात समझ में, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बढ़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, कि जो ट्रैकिया जो होते हैं ये कवर्ड रहते हैं इनकम्प्लीट सीरिंग से, इन इनकम्प्लीट सीरिंग का क्या रोल होता है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट इन द विंड पाइप। आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा, आगे देखिए सेकंड, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि लंग्स, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, ये लंग्स आर prepared in such way that they easily help in exchange of gases। ये कह रहा है, देखिए एक बार ध्यान से, ये कह रहा है लंग्स जो है वो इस तरीके से बनाए हुए हैं कि वो इजीली हेल्प करते हैं किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, क्या करना है, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। कैसे करोगे बेटा, लंग्स जो है वो क्या है, एक तरीके के स्ट्रक्चर है, लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई किससे कवर होते हैं बेटा, ब्लड कैपिलरीज से, किससे कवर होते हैं, ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई कवर होते हैं। और एल्वियोलाई का बेसिक रोल क्या होता है, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। तो आपको पहला एक और क्वेश्चन बनता है, पहला भी यहां से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं पहले। लंग्स आर प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट दे आर इजीली हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिकॉज़ लंग्स कंटेन्स द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलाई व्हिच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। जो एयर से क्या हो जाती है, फिलअप हो जाती है, और जिससे लंग्स भी क्या हो जाते हैं, एयर से फिलअप हो जाते हैं, और वो उससे इजीली क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है किसमें, गैसेज का। कैसे एक्सचेंज होता है बेटा, एल्वियोलाई टू द ब्लड, O2 कहां पे जाती है बेटा, आप इनहेल करते हो, O2 कहां पे जाती है आपके लंग्स में, लंग्स के कौन से पार्ट में, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से किसके पास जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से क्या आ रहा है, CO2 वापस किस में आएगी, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्रोंचियल्स में, ब्रोंचियल्स से फिर किसके अंदर, ब्रोंची, और ब्रोंची से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेरिंग्स, फिरिंग्स से होते हुए आउट ऑफ द बॉडी। आई कि नहीं आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना। एक यहां से क्वेश्चन आता है, Which of the following is respiratory pigment? Respiratory pigment कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे पास, क्या, हीमोग्लोबिन। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा, ध्यान, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन की एब्सेंसी ज्यादा किसके साथ होती है, CO2 के साथ होती है कि O2 के साथ, O2 के साथ। किसके साथ होती है बेटा, O2 के साथ। ऑक्सीजन के साथ एब्सेंसी ज्यादा होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। बाइंड होने की एब्सेंसी ज्यादा किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। कम किसके साथ होती है, CO2 के साथ। लेस बाइंड करता है, कम बाइंड करता है CO2 के साथ। आई कि नहीं ये बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बार ध्यान से, एक बार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है, नेम द साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज।
तो आप लिखोगे एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वेलाई इन द लंग्स, तो आप लिखोगे एल्वेलाई हेल्प इन द एक्सचेंज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं। रोहित पीछे से आगे आ जा, फर्स्ट बेंच पे खड़ा हो जाओ, वहां से आ जा, सोने लग रहा है सर लांच है वो पेमेंट शॉट में बत्ती हुई जो सर तीन ना आ रहा चलो पढ़ ले अरे आजा, खड़ा होके खड़ा हो, आजा फर्स्ट बेंच पे। और जो कह रहा हूँ लिख ले फटाफट, चौक कहाँ है भाई? और एक तारीख कर रही थी अरे आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। देखिए ध्यान से एक बार, O2 और CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है देखिए एक बार ध्यान से, सब बोर्ड के ऊपर ध्यान होना चाहिए भाई सबका। और जो चीज मैं कहता जा रहा हूँ वो चीज अपने थोड़ी थोड़ी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। O2 जो होती है वो हमारे लंग्स के पास गई, किसके साथ बाइंड हुई? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ बाइंड हुई? हीमोग्लोबिन के साथ। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन होके किसके पास चलेगी? हमारे पास, हमारे ब्लड के अंदर ये एंटर कर गई। किसके अंदर एंटर कर गई? हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर गई। अब ब्लड से क्या हो रहा है, क्या रिमूव करना है? CO2। क्या रिमूव करना है? CO2। तो CO2 किसके साथ बाइंड हुई? हीमोग्लोबिन के साथ। क्या बनाया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कुछ CO2 जो है वो हमारे किसके अंदर? प्लाज्मा, ठीक है, हमारा ब्लड प्लाज्मा जो होता है, ठीक है। और उससे फिर किडनी के पास गई और HCO3 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हमारे यूरिन के थ्रू क्या होगी? एक्सक्रीट आउट हो गई। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसके पास गया बेटा? लंग्स के पास गया, ठीक है। यहां से हीमोग्लोबिन जो है वो बाहर निकल गया और CO2 जो है वो लंग्स से क्या होगी? हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। ये हीमोग्लोबिन जैसे हम इनहेल करेंगे ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा और दोबारा से क्या बनाएगा? हीमोग्लोबिन बनाएगा। समझिए बात को, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपने जैसे ही इनहेल किया, क्या किया? आपने जैसे ही इनहेल किया, इनहेल करने के तुरंत बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ बाइंड कर गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर गया। वहां पे ब्लड के अंदर जाने के बाद अब क्या हुआ? CO2 जो है वो ब्लड के अंदर से आई और CO2 किसके साथ बाइंड हो गई? इस हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड हो गई। अब CO2 बाइंड होने के बाद कुछ CO2 जो है वो तो प्लाज्मा के अंदर रह गई और कुछ CO2 जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आ गई हमारे लंग्स के पास। और लंग्स के पास आने के बाद हीमोग्लोबिन इससे क्या होगी? डीअटैच हो गई और हमारा जो CO2 है वो हमारी बॉडी से बाहर और हीमोग्लोबिन है वो दोबारा से अटैच हो गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आई कि नहीं आई बात? समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? HCO3 बाइकार्बोनेट बताता हूं बेटा, देखो एक बार ध्यान से। जब हमारे, अरे यूरिन जो होता है ना बेटा, यूरिन की फॉर्मेशन अभी आगे बताऊंगा जब यूरिन की फॉर्मेशन इसी चैप्टर में, उसके अंदर भी आएगा ये। जो CO2 होती है ना वो कंप्लीट एलिमिनेट आउट नहीं होती, किससे? हमारे लंग्स के थ्रू क्या होती है? कंप्लीट एलिमिनेट आउट नहीं होती। तो कुछ CO2 जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या रह जाती है? एग्जिस्ट रहती है। वो किसके अंदर? प्लाज्मा जो होता है, ये ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है। ये जब किडनी के पास जाता है किसके लिए? फिल्टर होने के लिए। तो वहां पे क्या होती है? ये CO2 क्या होती है? रिमूव होती है। जैसे जब फिल्टर होता है ब्लड तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होगा, तो CO2 क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। किसके साथ? यूरिन के साथ। किसके साथ बेटा? यूरिन के साथ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये क्या होती है? हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे बात बहुत कर रहा है भाई जतिन, तू अलग ही बैठ जा, एक काम कर
भाई क्या है? सर जी मैं तो बोल भी ना रहे हो। कोई बात नहीं। आगे देखिए बेटा, ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। अब रेस्पिरेशन से क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्पिरेशन से, एक एक क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूं, अगर तुम लिखोगे जब तो तुम्हारे समझ में आएगा। रेस्पिरेशन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास एरोबिक और एनएरोबिक। किससे बेटा? रेस्पिरेशन से, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से आपका क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है एरोबिक और एनएरोबिक से? एरोबिक किसकी प्रेजेंस में होता है बता भाई? ऑक्सीजन। और एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन और लैक ऑफ द ऑक्सीजन। अब दो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से एक बार। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? एरोबिक जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की में। एनएरोबिक जो होता है बेटा किसकी प्रेजेंस में होता है? एब्सेंस में होता है। किसकी में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में या ऑक्सीजन के लैक में। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो एक बार ध्यान से, यहां पे क्या होता है बेटा? कंप्लीट डाइजेशन होता है। किसका? फूड का। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन। किसका बेटा? फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। किसमें? एरोबिक में। पार्शियल डाइजेशन किसमें होता है? एनारोबिक में। पार्शियल मतलब हाफ डाइजेशन किसमें होता है? एनारोबिक में। यहाँ पे कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 38 एटीपी। यहाँ पे कितने? दो एटीपी। अब देखिए ये तो इसका तो इतना ही है। आपको एक इसकी लोकेशन, इसकी क्या लोकेशन है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि एटीपी कहाँ पे स्टोर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी क्या लोकेशन है? साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। आएगी नहीं बात समझ में? क्या होता है इसकी? साइटोप्लाज्म। अब देखिए एक बार ध्यान से बेटा, यहाँ पे दो कंडीशन है आपकी। क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक है बेटा लैक और एक है बेटा एब्सेंस। क्या है? मैंने अभी बताया था बेटा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में दो कंडीशन होती है हमारे पास। कितनी कंडीशन होती है? दो। या तो एब्सेंस या लैक। लैक का मतलब होता है कमी, एब्सेंस का मतलब होता है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लैक जो है इसके अंदर किन में होती है? लैक मसल्स में। किसमें होती है? मसल्स में। किसकी फॉर्मेशन होती है? लैक्टिक एसिड। तो कई बार आपने देखा होगा सैंपल पेपर में, पिछले साल के पेपर में, कि एथलीट जो होते हैं या हैवी वेट लिफ्टर होते हैं, उनकी मसल्स के अंदर क्रैम्प हो जाता है। जब वो एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनकी मसल्स में क्रैम्प हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। बस इतना लिखना है आपको, इसके अलावा आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। आपने लिखना है इट इज अ टाइप ऑफ द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड टेक प्लेस इन द मसल्स। मसल्स के अंदर क्या होती है? फॉर्मेशन होती है किसकी? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। किसमें? मसल्स के अंदर। और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से मसल्स के अंदर क्या हो जाता है बेटा? मतलब क्रैम्प्स वगैरह हो जाते हैं। अब एब्सेंस में किसकी फॉर्मेशन होती है? इथेनॉल अल्कोहल। किसमें होती है एब्सेंस? मोस्टली प्लांट्स में या यीस्ट में। इनमें एब्सेंस होती है। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन? अल्कोहल की। किसकी फॉर्मेशन होती है? अल्कोहल की फॉर्मेशन इनमें होती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई टॉपिक सबको? ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि एब्सेंस में किसकी फॉर्मेशन होती है? अल्कोहल की। याद रख लेना, इनके नाम से पता चल रहा है। ए का मतलब अल्कोहल, एब्सेंस में अल्कोहल, एल मतलब लैक में लैक्टिक एसिड। आगे की नहीं आगे बात समझ में? तो ये आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। आपको कोई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन? केस बेस्ड स्टडी। आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि कोई भी एथलीट है, ठीक है, वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी मसल्स के अंदर क्रैम्प हो रहा है, ये सारी चीजें आपने उसने एक केस में लिख दी, उसने फिर नीचे क्वेश्चन में पूछ लिया आपको, ठीक है, इट इज ए विच टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, ये कौन सा रेस्पिरेशन है? तो आप लिखोगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके मसल्स के अंदर क्रैम्प किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका रेस्पिरेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, अगर कोई रेस्पिरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई फटाफट।
अगर रेस्पिरेशन का कोई टॉपिक रह गया हो जो आपके समझ में नहीं आया हो, या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझना हो, तो बताइए भाई उस टॉपिक को। पहले एक एक टॉपिक क्लियर करता हुआ चल रहा हूं मैं। कमेंट में बता दो क्या कमेंट कमेंट? सर। कोई दिक्कत नहीं, बता देना कमेंट में, बता देना बस, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट चलता है वो हमारे पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए एक बार ध्यान से, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है? सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले हमारे पास बॉडी के अंदर दो फ्लूइड ट्रेवल करते हैं। कौन कौन से? लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। भाई दो फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक तो ब्लड और एक लिम्फ। ब्लड किसके थ्रू ट्रेवल करता है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। लिम्फ किसके थ्रू बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम। किसके थ्रू? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ब्लड किसके थ्रू ट्रेवल करता है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। लिम्फ किसके थ्रू ट्रेवल करता है? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। अब आपको ध्यान में यहाँ पे क्या रखना है, देखिए एक बार। पहली चीज तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज होती है, ठीक है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले है हमारे पास हार्ट। जतिन हार्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्लड वेसल्स और ब्लड। ये तीन चीज होती है बेटा। देखिए एक बार ध्यान से, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? हार्ट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो देखिए एक बार ध्यान से, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी बेटा? हार्ट की। कितने चैम्बर का हार्ट होता है? चार चैम्बर का होता है, ठीक है। कौन से चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड होता है और कौन से में डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट में बेटा ऑक्सीजनेटेड, राइट में डीऑक्सीजनेटेड। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार ध्यान से, हमारे पास चार चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? चार। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। चार चैम्बर होते हैं हमारे पास। अब इन चार चैम्बर के अंदर क्या होता है, देखिए एक बार, समझिए एक बार ध्यान से। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, ये हमेशा किस में? अरे देख लो एक बार ध्यान से इधर। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों चैम्बर जो होते हैं, ये हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। और ये हमेशा कौन सा कैरी करेंगे? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब देखिए एक बार ध्यान से, ये तो हो गया किसके अंदर? हार्ट हमारे पास कितने चैम्बर का होता है? चार चैम्बर का। क्या हम टॉलरेट कर सकते हैं बेटा मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की? नहीं कर सकते। कौन से ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, स्नेक वगैरह, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। क्रोकोडाइल आता तो रेप्टाइल्स में ही है, लेकिन कितने चैम्बर का होता है? चार चैम्बर का। बाकी रेप्टाइल्स के पास कितने चैम्बर का होता है? तीन चैम्बर का। मतलब दो हमारे पास क्या बेटा? आर्टरियम, और एक हमारे पास क्या? वेंट्रिकल। जैसे हम अगर रेप्टाइल्स की बात करें ना, तो जैसे ये हमारे पास एक आर्टरियम हो गया, ये हमारे पास दूसरा आर्टरियम हो गया, और ये हमारे पास वेंट्रिकल हो गया। अब यहाँ पे CO2 आ रहा है, यहाँ पे O2 आ रहा है, यहाँ पे दोनों आएंगे तो इसमें क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो मिक्सिंग को क्या कर सकते हैं? ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि विच ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप ये चीज कर सकते हैं। आई कि नहीं आई बात समझो? फिश में कितना होता है बेटा? दो चैम्बर। कितने चैम्बर? दो चैम्बर, ठीक है। अब देखिए एक बार, हमारे पास एक टॉपिक आता है, कौन सा बेटा? डबल सर्कुलेशन। कौन सा टॉपिक आता है? डबल सर्कुलेशन। समझिए एक बार डबल सर्कुलेशन को। डबल सर्कुलेशन क्या है बेटा? डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड दो बार रिसीव करता है। एक बार कौन सा? पहली बार कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड, और दूसरी बार कौन सा बेटा? ऑक्सीजनेटेड। कैसे होता है देखिए एक बार ध्यान से। ये हमारे पास क्या है बेटा? बॉडी पार्ट्स है। क्या है बेटा? ये हमारे पास क्या है? बॉडी पार्ट्स है। इन बॉडी पार्ट्स से ये क्या है बेटा? वेना केवा। क्या है? वेना केवा। वेना केवा क्या है? सबसे लार्जेस्ट वेन्स है हमारी बॉडी के अंदर। हर्षित खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ,
यहाँ पे आ जा रोहित के पास, इधर आजा, इधर आ। देखो एक बार ध्यान से, ये हमारे पास क्या है बेटा, वेना केवा है, ठीक है। वेना केवा क्या है, सबसे लार्जेस्ट वेन्स जो है हमारी बॉडी में वो क्या है बेटा, वेना केवा है, ठीक है। वेना केवा कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, CO2 वाला, ठीक है। इसने दिया किसको बेटा, राइट आर्टरियम को। राइट आर्टरियम से ये ब्लड किसमें आया, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं बताइए भाई, बाइकप्सिड की ट्राइकप्सिड, ट्राइकप्सिड, कौन से, ट्राइकप्सिड वाल्व, कौन से वाल्व होते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या हो गया, देखो ध्यान से, अभी बता रहा हूँ बेटा, सारी चीजें बताऊंगा। देखो एक बार ध्यान से, ये हमारे पास राइट आर्टरियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। इसमें लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा होता है, बाइकप्सिड, कौन सा होता है, बाइकप्सिड। बाइकप्सिड वाल यहाँ पे, ट्राइकप्सिड यहाँ पे, बाइकप्सिड। अब क्या रोल होता है बेटा, ये देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे CO2 वाला ब्लड है, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। ये ब्लड कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कहाँ पे आया ये ब्लड, यहाँ पे आया। अब इस ब्लड जो है, जो इसमें आ गया, देखिए राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ गया, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ सकता है, इस ब्लड का क्या हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, बैक फ्लो। तो वाल्व का क्या फंक्शन होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देता। भाई आप ये कह रहे हो कि ये दरवाजा है, ठीक है, इसको आपने खोला, इसके अंदर जिसको एंट्री करनी थी कर ली, उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्लोज करने के बाद क्या नहीं होगा, बैक फ्लो नहीं होगा, मतलब जो इसके अंदर आ गए वो वापस से क्या नहीं हो सकते, बाहर नहीं जा सकते। मतलब बैक फ्लो जो है उसको क्या करता है, वाल्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब देखिए एक बार ध्यान से, ये CO2 वाला ब्लड जो है ये किस में आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से, और ये ब्लड किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। इसको लेके कौन जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी। कौन सी लेके जाएगी बेटा, पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी जब भी वर्ड आ जाए याद रख लेना लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। पुल्मोनरी आर्टरीज, पुल्मोनरी वेन्स लंग्स से रिलेटेड है, मतलब लंग्स से जुड़ी हुई है। तो ये अब यहां से जो ऑक्सीजनेशन होगा, O2 आएगी, इसके साथ मिक्स होगी ब्लड के साथ, ये कौन सा लेके आएगी, पुल्मोनरी वेन्स। कौन सा लेके आएगी, पुल्मोनरी वेन्स इस ब्लड को लेके आएगी। अब पुल्मोनरी वेन्स यहाँ पे लेके आ गई O2 को, हो गई निशान, हो गई, सीधे बैठ जाओ, सुन लो ध्यान से, ठीक है। थोड़ा कुछ दिमाग के अंदर घुस जाएगा ना तो काम आ जाएगा जीवन में। देखो एक बार ध्यान से, ये O2 वाला जो ब्लड है बेटा, ये लेफ्ट आर्टरियम से किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसके थ्रू बाइकप्सिड वाल्व के थ्रू। ये भी वाल्व यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो सके, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड किस में, मेजर अरोटा से। ये क्या है, अरोटा क्या है बेटा, हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज है वो कौन सी है, मेजर अरोटा। ये कौन सा ब्लड कैरी करेगी, O2। ये वाला भी O2 वाला, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। पुल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड, पुल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड। नॉर्मल अगर हम आर्टरीज और वेन्स की बात करें तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई ये, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन। कैसे, देखिए एक बार ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी पार्ट से, किससे, बॉडी पार्ट से CO2 वाला ब्लड गया किसके पास, राइट आर्टरियम के पास। CO2 वाला ब्लड जो राइट आर्टरियम के पास गया, राइट आर्टरियम से किसके पास आया, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किसके पास गया, लंग्स के पास।
और लंग्स से अब ये ब्लड पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू किसके पास आया, लेफ्ट आर्टरियम के पास, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेजर अरोटा के थ्रू वापस से हमारे बॉडी पार्ट्स में। इस प्रोसेस के अंदर 2 बार सर्कुलेशन हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन। अगर आपको कभी कहा जाए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मतलब इनकम्प्लीट पूरा सर्कुलेशन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो आप लिखोगे रेप्टाइल्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरा डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन फिश में, जिसमें 2 चैम्बर हार्ट थे, उनमें कौन सा हुआ बेटा, सिंगल सर्कुलेशन। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखिए एक बात ध्यान से, यस भेज दूंगा, देख ले मोहनपुर अभी थोड़ी देर हो गया। देखो एक बार ध्यान से, नमन है, सारे आराम करो। देखो एक बार ध्यान से, अब जो हमारे पास आता है बेटा, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स आते हैं, देखिए एक बार ध्यान से, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, वेन्स कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, और कैपिलरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, वो टाइप का ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज कैरी करती है। अब आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है, किससे, आर्टरीज की वाल जो होती है, वाल की बात कर रहा हूं, वाल की नहीं कर रहा मैं अब यहाँ पे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वाल की। आर्टरीज की जो वाल होती है या वेंट्रिकल्स की जो वाल होती है, वो क्या होती है, थिक होती है। क्यों होती है थिक बेटा, उनमें क्या होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, इसलिए उनकी जो एक तरीके से आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं, उन नहीं सॉरी आर्टरीज और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उनकी जो वाल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। वेंट्रिकल की क्यों होती है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, पूरे ब्लड पूरी बॉडी के अंदर क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, इसलिए उनकी वाल क्या होती है, थिक होती है। और आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। अच्छा, डॉक्टर जो होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आर्टरीज में लगाते हैं, वेन्स में, क्यों लगाते हैं वेन्स में, ब्लड प्रेशर क्या होता है वो थिन भी होती है वेन्स, और ब्लड प्रेशर उनमें क्या होता है बेटा, लो होता है। आई कि नहीं ये बात समझ में, क्लियर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखिए एक बात, इसके बाद हमारे पास चलते हैं बेटा ब्लड के पास। तो ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा, 55% क्या होता है, प्लाज्मा, क्या होता है 55% प्लाज्मा, और 45% क्या होते हैं बेटा, ब्लड कार्पसल्स। क्या होते हैं, 45% हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड कार्पसल्स। अब जो 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होते हैं, ब्लड कार्पसल्स होते हैं। ठीक है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, आ जा। यहाँ बैठ, देखिए आप ध्यान से एक बार, 55% हमारे पास क्या होता है प्लाज्मा ब्लड के अंदर, और 45% क्या होते हैं ब्लड कार्पसल्स। अब 45% ब्लड कार्पसल्स के अंदर होता क्या क्या है बेटा, देखिए एक बार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, और कोई टर्म, इरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को पता ही आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, अब आरबीसी के कितने नंबर होते हैं, 5 से 5.5 मिलियन। कितने होते हैं, 5 से 5.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी के कितने होते हैं, 6000 से 8000। और प्लेटलेट्स के कितने होते हैं, 1,50,000 से 3,50,000। ये किसमें होते हैं, प्लेटलेट्स के। ठीक है, ये एक नॉर्मल रेंज है किसके बेटा, इन सब की। हाँ यही है, प्लेटलेट्स ही है। ठीक है, 1.5 लाख से और 3.5 लाख, ये एक मतलब डाटा है कि इसके बीच के अंदर होनी चाहिए, एक नॉर्मल रेंज है किसकी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा टर्म को डिफाइन करना आ जाए तो देखिए बेटा एक बार ध्यान से, प्लाज्मा जो है इसके पास क्या होता है,
कि 90% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, 90% इस प्लाज्मा के पास क्या होता है, मतलब जो वाटरी कंटेंट होता है ना हमारे ब्लड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली प्लाज्मा बोलते हैं। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये होता है प्लाज्मा के अंदर। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखिए एक बार यहाँ पे हमारे पास ब्लड से जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो गया। ब्लड से क्या क्या आ सकता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या क्या आ सकता है। एक तो आपको पुल्मोनरी आर्टरीज और पुल्मोनरी वेन्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कौन सा ब्लड कैरी करती है। दूसरे नंबर पे क्या चीज पता होनी चाहिए बेटा, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको जो हमारे पास जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं, इनके कितने नंबर होते हैं, ठीक है, और इनकी जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए। वाल्व का क्या रोल है और वाल्व का क्या रोल है। वाल्व जो होती है वो प्रिवेंट करती है किसको, लीकेज को प्रिवेंट करती है, और वाल्व जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए क्या फिब्रोजन उसके अंदर ही होते हैं बेटा, प्लेटलेट्स के अंदर। फिब्रिलोजन जो होते हैं ना, देखो एक बार ध्यान से मैं बताता हूँ फिब्रोजन क्या होते हैं। प्लेटलेट्स, आपको कोई इंजरी हो गई, क्या हो गई, आपको कोई इंजरी हो गई, इंजरी होते ही तुरंत उस जगह पे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोटिंग करवाते हैं ब्लड की। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, रेगुलर ब्लड फ्लो होता रहेगा। तो ये फिब्रिनोजन जो होते हैं ये एक तरीके से क्या होते हैं, फाइबर जैसे, आपने देखे होंगे ना, जब वो घाव थोड़ा सूख जाता है तो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से बनते होते हैं, वो क्या होते हैं, फिब्रिनोजेंस के होते हैं। वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है बाहर आके और ब्लड की क्या करवा देता है, क्लोटिंग करवा देता है, वो होते हैं फिब्रिनोजेंस। आई कि नहीं आई बात समझ में? आगे देखो, अरे अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चलता है वो आता है बेटा, सॉरी लिम्फ बच गया ना, लिम्फ पोर्शन है, लिम्फोमेट्रिक्स बोलते हैं ना। हाँ, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब अदर जो एक अलग से इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब एक फ्लूइड जो ट्रेवल करता है हमारी बॉडी में, उसको लिम्फ बोलते हैं। ठीक है भाई, चौक लिया ना एक बार, जाओ तुम ये ऐसे चौक लेके आए तो बताना क्लास में। चलो खुद जा ले आओ बात से मैं